बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे और नाहिद को अपने घर वालों से छुपकर शादी करनी पड़ी थी। हमारे घर वालों की रजामंदी इसमें ना थी, मगर हम दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे। इसीलिए हम दोनों ने अपने मोहल्ले से थोड़ी दूर 3 कमरों का एक घर ले लिया। मैं वैसे भी नौकरी पर था, बरसर रोज़गार था। नाहिद को 3 वक्त की रोटी तो खिला ही सकता था। मैंने और नाहिद ने नई ज़िंदगी का आगाज़ भी यहीं से किया, जिसमें एक बाथरूम, एक किचन था। हमारे लिए तो एक ही कमरा काफ़ी था, बाकी एक कमरे को हमने ड्राइंग रूम और दूसरे को टीवी लाउंज बना रखा था कि कोई मेहमान वगैरह खुशकिस्मती से हमारे घर आए तो हम उसे इज़्ज़त से बिठाने के काबिल तो हों। हमने जिस कमरे को अपना बेडरूम बनाया था उसके एक तरफ स्टोर रूम था, यानी ये स्टोर रूम अंदर की तरफ बना हुआ था और ये कमरा कदरे अंधेरे वाला था। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम आती थी। मैं वैसे तन्हाई पसंद था, मुझे ऐसे गोशे पसंद होते हैं, मगर नाहिद को ये बिल्कुल भी पसंद ना था। वो कहती, मुझे इस कमरे में बहुत डर लगता है, यहाँ पर अजीब व गरीब से साए नज़र आते हैं, तुम दूसरे कमरे में क्यों नहीं चलते? वो हवादार भी हैं और रोशन भी हैं। इस कमरे को हम टीवी लाउंज बना लेंगे। वैसे भी टीवी अंधेरे में बैठकर देखा जाता है, फिर टीवी के होते डर भी नहीं लगता। नाहिद की बात तो माकूल थी, मगर मुझे यही कमरा पसंद था। बहरहाल 1-2 दिन हम यहाँ रहे, फिर नाहिद ने ज़िद की और फिर हम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। अब ये वाला कमरा जिसमें स्टोर रूम भी था, ये ज़्यादातर खाली रहता था। हमारे पास फ़िलहाल इतने पैसे ना थे कि घर में ज़्यादा फर्नीचर वगैरह डलवाएं। फिर ये किराए का मकान था, यहाँ पर ज़्यादा सजावट भी ना कर सकते थे कि मैं अपना घर बनाने पर यकीन रखता था। खैर, इस कमरे में मसला ये था कि यहाँ से सामने वालों को छत नज़र आती और सामने वालों की छत पर जो कोई भी लड़का लड़की खड़ा होता उसे हमारा कमरा भी नज़र आता। सो हमें हर वक्त कमरा बंद रखना पड़ता। कमरा खोलते ही तो सामने वालों की छत पर हमें नज़र पड़ती। ये बात मुझे इंतहाई नागवार गुजरती, मगर मैं चुप रहता। लेकिन अब इसी कमरे में हमारे शब रोज़ गुजर रहे थे और कुछ दिन से मुझे लगने लगा था कि नाहिद के रवैये में पहले जैसी सरगोशी नहीं। वो कुछ परेशान सी रहती है। शाम की चाय पीकर वो काय रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। मैंने उसे मसरूफ़ पाकर बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे घर पर खाना आ गया। मैंने और नाहिद ने मिलकर खाना खाया। खाना काफ़ी मरगुन था, जिसकी वजह से मुझे फ़ौरी नींद आ गई। हालांकि सोने का वक्त नहीं था, ये तकरीबन रात के 8 या 9 बजे थे। मैं बिस्तर पर ढेर होकर सो गया। मुझे सोता पाकर नाहिद ने कमरे की बिजली बंद कर दी। मैं भी न जाने कब नींद की वादियों में खो गया। रात के न जाने किस पहर मेरी आँख खुली। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं बहुत जल्दी सो गया। अपने पहलू में नज़र पड़ी तो नाहिद कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं नाहिद का इंतज़ार करने लगा, मगर जब नाहिद ना आई तो मुझे फ़िक्रमंदी सी हुई। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। नाहिद कहीं भी नहीं थी। फिर जाकर वॉशरूम देखा तो वो वॉशरूम में भी नहीं थी। अब मुझे फ़िक्र होने लगी, मगर टीवी लाउंज की लाइट ऑन थी। मैंने सोचा यहाँ देख लेता हूँ। तब मुझे अंदर से खटपट की आवाज़ें आने लगी। टीवी लाउंज के अंदर, स्टोर रूम के अंदर नाहिद मौजूद थी। मैं स्टोर रूम में जाकर देखने लगा। नाहिद ने यकदम घबरा कर मेरी तरफ देखा। नाहिद, तो उस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मैंने परेशानी से पूछा। हाँ हाँ असगर, कोई बात नहीं। आपको पता तो है ना, कल मोहल्ले की नादिया की शादी है और वो मेरी बचपन की सहेली है। मुझे शादी में जाना है और आपको भी लाजमी चलना है। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम यहाँ क्यों हो? मेरा सवाल अभी तक यही था। मैं वही तो बता रही हूँ आपको कि कल नादिया की शादी है। अपनी पसंद का एक जोड़ा ढूंढ रही थी। हमने आते ही सारा सामान इधर फेंक दिया था। पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ गए। ये कहकर नाहिद बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। नाहिद अभी भी गुमसुम सी थी। लग रहा था कि उसे कोई परेशानी थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगी कि नादिया के घर शादी में जाकर न जाने लोग हमें कैसी कैसी बातें सुनाएंगे। मेरा तो दिल नहीं मानता कि मैं वहाँ जाऊँ। अपनी बीवी की ये परेशानी मैं समझ सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर से भागने वाली लड़की के लिए मुआशरा कैसी कैसी बातें करता है। फिर उसको बाकी परेशानियाँ भी तो होंगी। बहरहाल मैंने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है, तो लोगों की बातों से इतना घबराती हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं जानता हूँ कि अगर मोहल्ले वाले तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो कोई एतराज़ नहीं करेंगे और फिर तुम्हारे कपड़े इतने शानदार होंगे कि देखकर उन्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि तुमने कोई गलत लड़के का इंतखाब नहीं किया। मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। मेरी बात पर नाहिद खुश हो गई। कहने लगी, कल आप शाम को जल्दी आ जाइएगा। मायूं के फंक्शन में तो मैं नहीं गई, इसलिए कि लड़कियाँ इकट्ठी होती हैं और बातें ज़्यादा होती हैं। कल निकाह है, आप मेरे साथ
चलिएगा, बस उसकी रुखसती के बाद हम घर आ जाएंगे, 2 घंटे की तो बात है। मैंने हामी भर ली। मैं शाम को आया तो नाहिद मुझसे पहले तैयार ही खड़ी थी। कहने लगी, हमें पहले ही देर हो गई है, जल्दी चलिए। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और नाहिद के साथ नादिया की शादी में शिरकत करने चला गया। हालांकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वहां पहुंचकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई नाहिद की फ़िक्र दुरुस्त थी। लोग, खुसूसन कि औरतें, हमें अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे थे। हर एक की नज़रों में तंज और हकारत बसी हुई थी। और फिर नाहिद से तो ज़्यादातर लड़कियां बात भी नहीं कर रही थीं। उनके कतराने का अंदाज़ अजीब सा था नाहिद को सहारा देने के खातिर। और ये कि उससे बुरा न लगे, मैं ख़वातीन के आसपास ही मौजूद था। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने में आकर देख जाता कि कहीं नाहिद रो तो नहीं रही। वो दिल की बहुत कच्ची थी। मेरे बारे में कोई भी बात सुनकर फ़ौरन रोना शुरू कर देती, इसीलिए मैं आसपास ही था। तब मैंने मुख्तलिफ औरतों को बातें करते सुना। कुछ का मौजू हम थे और कुछ का मौजू अकबर और उसकी नई बीवी थे। बहरहाल मैंने सोचा कि मज़ीद यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी। मैंने नाहिद को घर चलने को कहा, मगर नाहिद अजीब सी बेचैनी का शिकार थी। लग रहा था कि वो किसी खास हस्ती से मिलना चाहती है। कभी उधर जाती तो कभी उधर। उसकी निगाहें मुसलसल दरवाजे पर लगी हुई थी और मैं उसे अनजाने ना अनजाने में नोट कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा नाहिद औरतों वाले हिस्से में खिसक कर दूसरे कमरे में चली गई, जहां बूढ़ी औरतें बैठी थीं और आपस में बातें कर रही थीं। मैं नाहिद के पीछे पीछे गया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि नाहिद एक अजीब सी बूढ़ी खातून के साथ बैठी हुई थी और उससे बड़े राजदराना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हालांकि नाहिद को तो नौजवान लड़कियों से बात करनी चाहिए थी, मगर वो बूढ़ी औरत, जिसको ना नाहिद जानती थी और ना ही शायद मैं जानता था, नाहिद उससे बड़े मज़े से बातें कर रही थी। मुझे इन दोनों का बातें करना बड़ा अजीब लगा। बूढ़ी के तेवर भी कुछ ऐसे थे कि वो मुझे कोई शरीफ घराने की औरत नहीं लगी। इसकी तेज़ तरार सी शक्ल और फिर बातें करने का अंदाज़ बड़ा ही घाक था, जैसे उसने घाट घाट का पानी पिया हो और बड़ी ही तजुर्बाकार औरत हो। बहरहाल ये तो औरतों का हिस्सा था और खालिसतन यहाँ पर औरतें ही थी। मैंने आगे बढ़कर बातें सुनने की कोशिश नहीं की। वैसे भी इन छोटी बातों में पड़ना मर्द की फितरत को ज़ेब नहीं देता। घर आकर नाहिद का रोना धोना शुरू हो गया। बोली कि मैं वहाँ पर हर औरत मुझे तंज कर रही थी, लेकिन मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। शादी वाली औरतें भी कह रही थीं कि नाहिद को इतना पढ़ा लिखा और कमाऊ पूछ शौहर मिल गया है, बड़ी खुशकिस्मत है नाहिद। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ा। अरे नाहिद बेगम, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम क्या किसी से कम हो? तुम्हें पाकर तो मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने नाहिद को प्यार से समझाया तो वो मान गई, लेकिन अगले दिन से नाहिद का फिर वही तेवर थे। वो परेशान सी लग रही थी और मुझसे बातें भी कम करती। इस शाम काफ़ी सर्दी हो गई थी। मैंने नाहिद को आवाज़ दी कि सर्दियों के कपड़े निकाल दो, मगर नाहिद ने शायद नहीं सुना क्योंकि वो बाथरूम में थी। तब मैंने सोचा कि खुद ही जाकर सर्दियों के कपड़े ले आता हूँ। हम लोगों ने सर्दियों के कपड़े स्टोर रूम में रखे हुए थे। टीवी लाउंज से होता जब मैं स्टोर रूम में पहुँचा तो नाक पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर इंतहाई नागवार बदबू आ रही थी, जिससे यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये बदबू इतनी नागवार और तेज़ किस्म की थी कि मैं वहाँ पर एक लम्हा ना टिका और वापस अपने कमरे में आ गया। नाहिद का इंतज़ार करने लगा। जब नाहिद आई तो मैं उस पर खफा होने लगा। नाहिद, हमारा घर ही कितना सा है, एक तुम और मैं ही तो इस घर में रहते हैं, और फिर तुम्हारे पास और कोई तो काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर का ख्याल नहीं रखती। देखो स्टोर रूम से कितनी सख्त बदबू आ रही है। तुम्हें कोई एहसास है कि आने वाले पर कितना बुरा असर पड़ेगा? मेरी बात सुनकर नाहिद शर्मिंदा हो गई। बोली, आप फिक्र ना करें, मैं स्टोर रूम को खुद ही कल या परसों तक साफ़ कर दूंगी। देखूंगी कि बदबू क्यों आ रही है। हो सकता है कि कोई जानवर मरा हुआ हो, या फिर मतलब कोई चूहा या छिपकली वगैरह, इसीलिए बदबू आ रही होगी। नहीं, तुम अकेले मत साफ़ करना, मुझे भी बुला लेना, हम मिलकर साफ़ करेंगे। मैंने नाहिद को खुशदिली से कहा। बज़ाहिर नाहिद को मेरी बात पर कोई एतराज़ नहीं था। उसने स्टोर रूम की सफाई का वादा किया, लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर वैसे ही उधर गया तो वही बदबू अभी तक आ रही थी। नाहिद पर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने सोचा कि उसे थोड़ी सी शर्म दिला दूं। अभी स्टोर रूम की लाइट ऑन करके खुद सफाई करने ही लगा था कि दौड़ी दौड़ी नाहिद आई। मेरा हाथ थामकर प्यार से बोली, आप ये क्या काम कर रहे हो? असगर, मैं हूँ ना सफाई सुथराई के लिए, मैं ज़िम्मेदार हूँ इन सब चीज़ों की। मुझे 1 दिन और दे दें प्लीज़। आज मुझे सफाई करने का केमिकल नहीं मिल रहा था। कल जाऊँगी ना बाज़ार से ले आऊँगी तो सारा घर चमका कर रख दूँगी। उसके बगैर सफाई करना मुमकिन नहीं है। नाहिद की बात भी सही थी। मैंने तो उसे सफाई के लिए कुछ भी ला कर नहीं दिया था, उल्टा मैं शर्मिंदा हो गया। बहरहाल मैं काफ़ी थका हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत भी बोझलपन सा आ गया। तभी नाहिद
नाहीद बोली कि मैं आपके लिए दूध का ग्लास लेकर आती हूँ, हल्दी वाला दूध पीकर आपको आराम आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हल्दी वाला दूध का ग्लास पीकर मुझे सख्त नींद आने लगी। मैं नींद में कब खोया याद ही नहीं रहा। दरमियान में मेरी आंख एक बार खुली। नाहीद कमरे में नहीं थी। मैंने उसे आवाज़ दी मगर वो मुझे नहीं मिली। मैं उठकर जाना चाहता था कि देखूं नाहीद क्या कर रही है, मगर मुझे दोबारा नींद आ गई, इसलिए मैं उसके पीछे ना जा सका। सुबह आँख खुली तो जहन भोजल सा था, एक गुबार सा था। नींद भी पूरी ना हुई थी, हालांकि मैं सारी रात सोया रहा, मगर अजीब सी थकन थी मेरे जहन पर तारी थी। मैंने नाहीद को आवाज़ दी मगर नाहीद ने मेरी बात ना सुनी। काफ़ी देर मैं बिस्तर में ही लेटा रहा, उसका इंतज़ार करता रहा कि वो आए तो नाश्ते का कहूँ, मगर नाहीद बेगम का तो नामो निशान ही नहीं था। मुझे फ़िक्र हुई, उठकर देखा तो नाहीद किचन में भी ना थी। मजबूरन मैं टीवी लाउंज में गया, मगर उसी वक्त स्टोर रूम से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि नाहीद ने स्टोर रूम में बंद होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर नाहीद ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे गुस्सा आ गया। नाहीद, पागल हो गई हो क्या? दरवाज़ा खोलो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये नखरे मुझे हर वक्त ना दिखाया करो। मेरी आवाज़ बुलंद हो रही थी मगर नाहीद को कोई फ़र्क ना पड़ा। उसने दरवाज़ा नहीं खोलना था सो ना खोला। काफ़ी देर बाद जब दरवाज़ा पीट पीट कर थक गया तो उसकी मरियल सी आवाज़ अंदर से सुनाई दी, असगर मुझे तलाक दे दो, तभी दरवाज़ा खोलूँगी वरना यहीं मर जाऊँगी। तुम ये क्या कह रही हो नाहीद? मैं तुम्हें कैसे तलाक दे सकता हूँ? तुम होश में तो हो ना? मैंने सर पकड़ लिया। उफ खुदाया, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी? तुमने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं नाहीद से गिले शिकवे करने लगा मगर नाहीद का गुस्सा लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही चला गया। बोली कि अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं इसी कमरे में गल सड़ कर मर जाऊँगी, लेकिन यहाँ से ना निकलूँगी। अब मुझे नाहीद पर गुस्सा आने लगा। नाहीद, तलाक तो मैं तुम्हें नहीं दूँगा। ये दरवाज़ा तोड़कर जब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा तो तुम्हारा बुरा हशर हो जाएगा। तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। मैंने नाहीद को धमकाया भी मगर उसकी बात पर उसको कोई भी असर ना हुआ। बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। मैं बाज़ार गया और वहाँ से एक मिस्त्री को ले आया। मिस्त्री साहब हमारे मोहल्ले के ही थे। जल्दी से मैं किसी और को नहीं ढूंढ सकता था। वो मेरे साथ मेरे घर आए। मैंने उन्हें कहा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है, आप कुछ करें और इसे खोल दें। मैंने नाहीद का जिक्र तो नहीं किया मगर अभी वो दरवाज़ा खोलने में मसरूफ़ ही थे कि नाहीद चीखने चिल्लाने रोने पीटने लगी। वो भी समझ गए कि कोई मामला हुआ है। उनके चेहरे के तासुरात देखकर मैं जान गया था कि मेरी इज़्ज़त अब पूरे मोहल्ले में बिखर चुकी है। कोई फ़ायदा ना था कोई भी बात छुपाने का। मैंने कहा नाहीद बिला वजह की ज़िद कर रही थी, इसीलिए आपको बुलाया। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था उनके सामने। खैर किसी न किसी तरह हमने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा नाहीद अंदर सर पकड़े बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके गालों पर लकीर सी बना रहे थे। मुझे उस वक्त उसकी हालत ऐसी ना लगी कि मैं उससे लड़ाई झगड़ा करूं या किसी भी किस्म का सवाल जवाब करूं या उससे पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया है। मैंने उसे स्टोर से बाहर लाकर कमरे में बिठाया, पानी लेने गया। वापस आकर देखा कि नाहीद बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत रहम आया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था मगर अभी कुछ भी करना ठीक नहीं था। मैं आराम से बैठ गया कि नाहीद को खुद ही जब अक्ल आएगी मुझे बता देगी कि मसला क्या है, मगर ऐसा मेरी खुशफहमी ही थी। नाहीद तो दिन ब दिन मुझसे लड़ाई झगड़े बढ़ाने लगी। मैं उससे कोई बात करता तो खाने को दौड़ती। मुझे इसकी परेशानी ने आधा कर दिया। मैं अपने ऑफिस में काम पर ध्यान न दे पाता, जबकि नाहीद का रवैया अजीब से अजीब तर होता जा रहा था। अलबत्ता कभी कभी तो वो बहुत प्यार से बात करती, ऐसे जैसे उसे पिछली किसी बात की कोई खबर ही ना हो। ये रवैया भी तकलीफदा था। पता ही ना होता कि कब नाहीद का मूड बिगड़ जाएगा और कब वो तलाक की रट लगा देगी। अभी तक हमारे बीच कई बार तकरार हो चुकी थी। नाहीद ने घर के काम भी छोड़ दिए थे। खाना मैं बाहर से लेकर आता था और मेरी बेजारी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मुझे अपने सारे काम भी खुद ही करने पड़ते। नाहीद का वजूद घर में बेकार सा होकर रह गया था। वो उल्टा मेरा दिमाग खाती और मुझे परेशान करती। एक दिन अपनी कोई चीज़ ढूंढने स्टोर रूम में गया तो देखा कि ज़मीन पर कागज़ के टुकड़े पड़े थे। मैंने उन कागज़ के टुकड़ों को उठाकर देखा तो वो किसी किस्म के तावीज़ थे जिन पर आड़ी टेढ़ी लकीरें लगी हुई थी, जबकि एक तावीज़ पर मेरा और नाहीद का नाम लिखा हुआ था और कुछ अजीबोगरीब आदात और हुरूफ भी थे। मैंने वो कागज़ जेब में डाल लिए। मैं समझ गया था कि नाहीद किन चक्करों में पड़ गई है। एक मुफ्ती साहब मेरे जानने वाले थे। मैंने सोचा कि मैं उसके लिए उनसे ही मशवरा करूं तो बेहतर होगा। शाम को जब अपने कामों से फारिग होकर मैं मुफ्ती अब्दुल रहमान के पास पहुंचा तो बड़े दिनों बाद मुलाकात करके वो भी बहुत खुश हुए।
मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया और फिर ये सारा किस्सा भी उनके सामने बयां कर दिया। मेरी बात सुनकर वो किसी सोच में गुम हो गए। बोले, क्या तुम अपनी बीवी को तवज्जो नहीं देते या तुम दूसरी औरतों में दिलचस्पी तो नहीं रखते हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो फिर वो तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तावीज़ें क्यों कर रही है? मुफ्ती साहब की बात ने मुझे हैरान कर दिया। गोया शादी वाले घर की बातों को नाहिद ने कुछ ज़्यादा ही अपने सर पर ले लिया था। फिर मौलवी साहब के कहने पर मैंने कुछ वज़ाइफ किए। नाहिद को भी नमाज की पाबंदी करवाई, उस पर बाकायदा सख्ती शुरू कर दी, क्योंकि नमाज के मामले में मैं ख़ुद भी बहुत सख्त था। अलबत्ता अब नमाज की पाबंदी ज़्यादा शुरू कर दी। कुछ ही दिनों के बाद हमारे हालात सुधरने लगे। नाहिद का रवैया बेहतर होता गया। बिल आखिर उसने मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी और इस हकीकत का भी एतराफ़ किया कि मेरी मोहब्बत पाने के लिए उसने ये सब किया और ये कि वो मुझे खोने से बहुत डरती थी। फिर मैंने उसे मुफ्ती साहब के ज़रिए से समझाया कि इंसान को कभी भी कुदरत के फ़ैसले अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। इंसान का दिल अल्लाह के हाथ में होता है। तुम अल्लाह को राज़ी करोगी तो वो हम दोनों को एक दूसरे से राज़ी रखेगा। इस बात ने हमारी ज़िंदगी खुशगवार बना दी। आज भी लोगों का यही यकीन है कि नाहिद ने मुझ पर कोई तावीज़ करवाए हैं, क्योंकि नाहिद की माँ के बारे में भी लोग ऐसी ही बातें करते थे और वो इसी चीज़ों पर मशहूर थी। जबकि मैं समझता हूँ हमारे दरमियान सिर्फ़ मोहब्बत और रज़ा का तावीज़ है।